मित्रों नमस्कार। मैं कैंसरों के प्रकार पे आपसे बात करने वाला हूं। मतलब कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, आज अपन इस पे बात करेंगे। अगर इसको हम श्रेणीवार विभाजित करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एलोपैथी की, उसके बाद में अपन आयुर्वेद पे आते हैं। आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी निकलने वाली है आज कि अरे यार, कैंसर का कि मतलब ये इतने ही प्रकार होते हैं क्या, या कैंसर इतने प्रकार का होता है क्या? दोनों चीजें। पहला, एलोपैथी में जो कैंसर का क्लासिफिकेशन है, उसको अलग अलग श्रेणियों में जो रखा जाता है, उसका प्रमुख आधार तो मतलब अंगों पर आधारित है। जैसे आपके मुंह में कैंसर है तो वो उसको सर्चुमस सेल्स कार्सिनोमा अपनी भाषा में, तकनीकी भाषा में कहेंगे, और बोलचाल की भाषा में कहेंगे ये माउथ कैंसर है। ऐसे ही जैसे आंतों में कैंसर है किसी को, तो उसको वो या तो कॉलोन कैंसर कहेंगे, या फिर बड़ी आंत का कैंसर कहेंगे, या छोटी आंत का कैंसर कहेंगे। वही अगर आपके गुदाद्वार के आसपास है तो उसको रेक्टम कैंसर कहेंगे। वही अगर आपके स्किन पे, त्वचा पे है, तो उसको वो स्किन कैंसर कहेंगे। वही अगर आपको अगर खून के अंदर है तो वो उसको हॉजकिन लिम्फोमा या नॉन हॉजकिन लिम्फोमा कहेंगे, या उसको लेक्यूमिया कहेंगे। वही अगर आपकी हड्डी के ऊपरी ऊतकों पर जो परत है, वो जो झिल्ली है, उस पे अगर मतलब कैंसर हो रहा है तो उसको वो ऑस्टियोसार्कोमा कहेंगे। मतलब अलग अलग अंगों के हिसाब से वो उसको या आपके अगर बोन मेरो के अंदर है तो वो उसको बोन मेरो कैंसर कहेंगे। मतलब अंगों पर आधारित उनका जो क्लासिफिकेशन है वो है। एक बात। दूसरा, कि जो कैंसर सेल्स होती है वो जहां जन्म लेती है, उस जगह पर वो लोकल कहलाएगी, स्थानीय है। वो वहां का स्थानीय निवासी होता है ना बहुत सारे। जैसे साहब, हम तो कश्मीर के स्थानीय निवासी हैं, या हम तो राजस्थान के स्थानीय निवासी हैं। बाद में हमारे जो बड़े पुरखे हैं वो मतलब वहाँ हिमाचल चले गए, और तो फिर हम है तो राजस्थानी है पर हिमाचल में रहने लग गए। हम है तो कश्मीरी हैं पर हमारे को वहां से हम निकल दिए गए, या जो हमारे साथ ये हो गया, और हम है तो कश्मीरी पंडित है। अब पंडित तो पंडित होता, पर वो क्योंकि कश्मीर से आए हैं इसलिए वो कश्मीरी पंडित है। राजस्थान से कोई बॉम्बे गया है तो इसलिए वो राजस्थानी है या मारवाड़ी है, वो उसको वह मारवाड़ी कहा जाएगा। इसी प्रकार कैंसर एलोपैथी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। कैंसर अगर जैसे आपका मान लो हड्डी में था, और उस हड्डी से वो फेफड़े तक आ गया, तो वो जो वहां ऑस्टियो था, वो जो ऑस्टियो टाइप का था, ऑस्टियोसार्कोमा था, तो वो इधर यहां आके ऑस्टियो लंग सार्कोमा हो जाएगा। पर वो ऑस्टियोसार्कोमा रहेगा। मतलब उसको जब भी परीक्षण करेंगे, जब भी उसका नामकरण किया जाएगा, या उसको जिस नाम से पुकारा जाएगा, वो ऑस्टियोसार्कोमा का नाम उसमें आएगा। मतलब वो जो मल्टीपल जो हुआ है, सामान्य भाषा में बात कर रहा हूं, या मेटास्टेटिस जो गुण आया है उसमें, तो वो मतलब वहां जाके आपको मतलब वो उसी नाम से पुकारा जाएगा। जैसे आप भीलवाड़ा वाले, या जयपुर वाले, या मुंबई मुंबई कर, आप कहीं पे भी, जैसे मुंबई का कोई आदमी रहने वाला है, या कोपर गांव का रहने वाला है, तो वो कोपर गांव कर हो जाएगा जहां भी जाएगा वो। जैसे झुंझुनू वाला है तो वो झुंझुनू के रहने वाले हैं, इसलिए वो झुंझुनू वाला है। और वो जहां भी जाएंगे, वो जैसे मान लो पूना में रहने लग गए या कलकत्ता में रहने लग गए, तो भी उनको झुंझुनू वाला कहा जाएगा। तो ये तो एलोपैथी का एक पैटर्न है। मैंने बहुत सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया कि अब मतलब तो मोटा मोटी उस अंग विशेष से या के नाम से नामकरण किया जाता है। दूसरा, जो सेल्स का प्रकार है उससे भी नामकरण किया जाता है। मतलब आपकी जो कैंसर सेल्स हैं वो किस प्रकार की कैंसर सेल्स हैं, उससे भी आपको ये जो चीज है वो शिफ्टिंग होती है वहां जाके। मतलब और जहां फिर शिफ्ट होता है
वहां एक अंग में या दो अंग में या तीन अंगों में, जैसे मान लो उदाहरण के लिए किसी आदमी को लीवर में कैंसर था, अब वो लीवर का कैंसर धीरे धीरे बड़ी आंत में भी आ गया, तो वो जो लीवर का कैंसर है वो बड़ी आंत में लीवर का कैंसर कहलाएगा। उसको जब जब सैंपलिंग होगी तो उसका जो मूल नाम वो लीवर का रहेगा। फिर उसको लीवर कॉलोन कैंसर हो गया वो, एक तरह से मतलब लीवर का उसका गुण हो गया, कॉलोन में वो मौजूद है, तो ये उसका क्या। तो ये तो इसका अपना सिस्टम है एलोपैथी का। अब आते हैं अपन आयुर्वेद पे। आयुर्वेद का इसके मामले में बहुत साफ मत है और बहुत अच्छा मत है। मैं इस बात से पूर्ण रूपेण सहमत हूं। महर्षि चरक, सुश्रुत, वाग्भट के परंपरा में उन्होंने इसको अर्बुद कहा है और अर्बुद करकरा कहा। पहला अर्बुद का है, अर्बुद का मतलब ट्यूमर हो गया आपका, ठीक है। तो और कैंसर का अगर ट्यूमर है तो उसको फिर अर्बुद करकरा कह दिया गया, और सिंपल है तो केवल अर्बुद हो गया। सिंपल ट्यूमर और कैंसर ट्यूमर, दो तरह की ट्यूमर हो गई, ठीक है। अब ये मूलतः मतलब बिल्कुल वैज्ञानिक आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपकी बॉडी में जो धातुएं हैं, जो सप्त धातु है आपकी, उनमें से किस किस में कैंसर होता है ये समझ ले आप पहले। आपकी पहली धातु रस है, रस में किसी प्रकार का कैंसर नहीं हो सकता, क्योंकि रस जो है बेसिकली वो है तो आपके शरीर की धातु जिससे आपके शरीर का निर्माण हो रहा है, परंतु चूंकि उसमें वो आपके मतलब वो जीवित ज्यादा समय तक रहने वाली चीज नहीं है। दूसरा जो रक्त है, तो रक्त दूसरी धातु है, तो रक्त में कैंसर होता है, मतलब रक्त में कैंसर होगा। तो पहला जो प्रकार है वो रक्त का कैंसर हो गया। दूसरी जो धातु है मांस, रक्त से मांस बनता है, तो मांस में कैंसर होता है, जैसे किडनी का कैंसर है, लीवर का कैंसर है। ये जो बोली एलोपैथी की भाषा जाएगी, जा रही है, परंतु वो मांस अर्बुद करकरा है। पहला रक्त करकरा, रक्त अर्बुद करकरा, क्योंकि हॉजकिन लिम्फोमा और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा मतलब खून में भी छोटे से छोटा ट्यूमर बन रहा है आपकी कोशिकाओं में, वहां भी कोशिकाएं नेगेटिव कोशिकाएं इकट्ठी हो रही है और आपका मतलब कैंसर बन रहा है वो। ओके, सेकंड आपका ये हो गया। अब मांस से फिर चर्बी, तो चर्बी में कभी कैंसर नहीं होता। चर्बी के बाद में जो अस्थि बन रही है हड्डी, तो हड्डी में कैंसर होता है। हड्डी और बोन मेरो दोनों एक दूसरे के पूरक है, तो बोन मेरो के अंदर जो कैंसर हो रहा है वो भी आपको मतलब वो हड्डी में हो रहा है, हड्डी के अंदर हो रहा है वो। तो तीन ही प्रकार के कैंसर आयुर्वेद में माने गए, एक अस्थि अर्बुद करकरा, एक अस्थि करकरा, एक दूसरा मांस करकरा, और तीसरा रक्त करकरा, मतलब खून का कैंसर, मांस का कैंसर और हड्डी का कैंसर। बस ये तीन प्रकार के कैंसर होते हैं, और इन तीनों का कमोबेश खासतौर से नवग्रह आश्रम पर जो चिकित्सा पद्धति है वो इतनी डिफाइंड, साइंटिफिक और सक्सेसफुल और एक सेटिस्फैक्टरी सिस्टम जो है वो ये है कि मूलतः सभी चीजों का कैंसर तब खत्म होगा, चाहे वो मांस का है, चाहे हड्डी का है, चाहे खून का है। आप जब रक्त का शोधन करेंगे, आपका खून जब ठीक होने लगेगा, आपकी आरबीसी अच्छी बनेगी, नहीं बनेगी, डब्ल्यूबीसी नहीं बनेगी, प्लेटलेट्स नहीं बनेगी, आपका हीमोग्लोबिन जब राइज करेगा, बढ़ेगा, तो वो धीरे धीरे आपका जो कैंसर है वो समाप्त होने लग जाएगा। तो इस कैंसर को समाप्त करने के लिए जो चिकित्सा पद्धति है उसमें कुछ तीन दवाएं तो बिल्कुल कॉमन है। रक्त शोधन है, कैंसर किट है और कैंसर कीमो है। जो किट और कीमो तो आश्रम की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक कैंसर का ये कंसेप्ट हो गया। अब वो आपके फेफड़े में है तो उसके लिए कफ खांसी एक अतिरिक्त दवाई हो गई। वो आपके लीवर में है तो लीवर को बूस्ट करने के लिए या लीवर की सेहत ठीक करने के लिए आपको उसमें एक औषधि लीवर के नाम से और दे दी गई। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कैंसर से घबराने की जरूरत नहीं है। कैंसर का नाम घबराने वाला है, बाकी इलाज इसका बहुत ईजी है और बहुत आराम से कैंसर ठीक हो जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की कोई समस्या है तो आप निसंदेह नवग्रह आश्रम आए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आश्रम बिल्कुल निःशुल्क देगा आपको औषधि। इस प्रकार का कोई इसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। आप प्लीज मानवता के लिए काम करें, इंसानियत के लिए काम करें, और श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान का जो
कैंसर के खिलाफ जो मुहिम जो हमने छेड़ी है, इस ज्ञान के भागीरथ बन। कैंसर क्या वास्तव में मतलब ट्रीटमेंट का सब्जेक्ट है क्या, मतलब इलाज का विषय है क्या कैंसर? तो मैं ये कहता हूं कि कैंसर केवल इलाज का विषय नहीं, कैंसर केवल चिकित्सा का विषय नहीं, कैंसर प्रबंधन का विषय है। चिकित्सा उसका एक हिस्सा है, छोटा सा मैनेजमेंट का हिस्सा है कैंसर। जैसे उदाहरण के लिए आपके मान लो आपके भाई हैं या आपके पिताजी हैं, उनको कैंसर हुआ, ठीक है, आप गए, पहले उनके गले में तकलीफ थी, गिटकने में समस्या आ रही थी, थोड़ा थोड़ा बुखार रह रहा था, स्किन का जो कलर है वो चेंज हो रहा था, भूख नहीं लग रही थी, गले में गिटकने में दर्द हो रहा था, थोड़ी थोड़ी खांसी आ रही थी, कभी खांसी में थोड़ा खून भी मतलब आ रहा था। आप गए और डॉक्टर को आपने जाके दिखाया और डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, इसका पेट स्कैन करवाओ, सीटी स्कैन करवाओ, एमआरआई करवाओ या बायोप्सी करवाओ या एफएनएससी करवाओ। आपने वो सब चीजें से आप गुजरे और एटलीस्ट डॉक्टर ने आपको चैम्बर में बुला के कहा कि ये पेशेंट आपके क्या लगते हैं, आप कहेंगे हमारे पिता, इनको बाहर भेजो। वो डॉक्टर साहब का ये कहते ही अगर पिताजी में थोड़ा दिमाग है तो समझेंगे इसका मतलब मामला कुछ ना कुछ कर, ठीक। फिर आपको कहा साहब देखो आपके पिताजी को तो बहुत खतरनाक कैंसर है, ये है वो है जो भी है। अब आपको पता चल गया कैंसर, आप घर पे तो आओगे ना, और डॉक्टर कहेंगे आपको इतने पैसे की व्यवस्था करनी, ये करना, इसको तो इसको कीमो लगाना पड़ेगा, इसका रेडिएशन करना पड़ेगा, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, इसको इम्यूनोथेरेपी करनी पड़ेगी, सब चीजें वो बताएंगे। ओके, कोई तकलीफ नहीं, आप घर पे आ गए। अब घर पे आके आप किसी से चर्चा करोगे कि नहीं करोगे? यार मैं एक छोटी सी सामान्य बात बताता हूं, आप एक 25-30 हजार की मोटरसाइकिल बाइक खरीदते हो, जिसमें तो अपन परिवार में 5 लोगों से डिस्कस करते हैं, बोले इसका एवरेज कैसा है, बोले इसके नंबर कैसे हैं, बोले इसका ये मॉडल कैसा है, बोले ये चोरी की तो नहीं है, कितनी बातें करते हैं अपन। और कैंसर जैसे विषय पे अपन केवल आंख मूंद के और बिल्कुल पूरा परिवार उदास हो गया और गजब हो गया, अब क्या होगा ये तो। और फिर रिश्तेदारों को आपके हाथ में मोबाइल इंडस्ट्री, आपके परिवार के 5 लोगों को पता नहीं चलेगा, उससे पहले तो बाहर के 25 लोगों को पता चलेगा। फिर उसमें ज्ञानचंद आ जाएंगे, हीरो होंडा की चाबी आराम से घुमाते हुए, क्या हो भाई साहब कैंसर हो गया, और साहब कैंसर तो बहुत खतरनाक बीमारी, हमारे पड़ोस में वो गुप्ता जी को हुआ, मर गए वो तो, और अभी 2 साल पहले उनको अकीजा जी को हुआ था, वो भी मर गए। या तो ये सूचना देना है कि कैंसर से आदमी मर जाता, या तो इसलिए आया कि तेरे पास कोई नोट वोट है तो तू लेके आ, या तू हमारी क्या मदद कर सकता है, तेरे पास नॉलेज क्या है, या तू क्या किस तरीके से मदद कर सकता है। वो मदद करने आया या हमारे पैर तोड़ने आया? एक बात। दूसरा, आप इलाज ले रहे हैं, आप चाहे एलोपैथी का ले रहे हैं, चाहे मैं अभी हमारी पैथी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पहले जनरल रूटीन जो लोगों में होता है वो बात की। आप एलोपैथी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कीमो करवाया, आपके बाल उड़ गए, आपका वजन कम होने लग गया। मुझे एक बात समझाओ, दवाई के लिए शरीर है या शरीर के लिए दवाई है? जो आपकी जो मेडिसिन जो आप ले रहे हो वो आपकी बॉडी के लिए है या मतलब दवाई के लिए बॉडी है? बॉडी के लिए दवाई है, शरीर के लिए दवाई है। अब आपका शरीर, आपका 1 महीने में 12-13 किलो वजन कम कर लिया आपने, उल्टियां होने लग गई, आपको लूज मोशन हो रहे हैं, कुछ खाया पिया नहीं जा रहा है, मतलब, और डॉक्टर लास्ट में क्या कहेगा, हाथ खड़ा कर देंगे और सॉरी, उसका सॉरी अपना क्या भाव बढ़ गया भाई? आपके 15-16 लाख रुपए इलाज में लग गए, उसके बाद में भी ना आपका पेशेंट बचा, ना आपका पैसा बचा, और अंत तो लगवा 16 लाख उसमें लगाया, अगर सर्जरी और करवा ली तो 10-15 लाख उसमें लग गए, तो 30-35 लाख रुपए आपके लग गए, आपका धन भी गया, धर्म भी। ये होता है जनरली, लोगों के साथ यही होता है। अब अपने को करना क्या है मैं समझूंगा, बीमार हो गए, घर आ गए, एक रात तो रुक सकते हो ना, या 2 दिन तो रुक सकते हो, खोजा। अच्छा ये बात बताओ, आग लगने में कैंसर होने में फर्क है नहीं है? आग अगर आपके घर में लग गई तो आप किसको फोन करोगे? डॉक्टर को करोगे, फायर ब्रिगेड को करोगे? फायर ब्रिगेड, ठीक। और फायर ब्रिगेड का नंबर नहीं है तो किसी दोस्त को करोगे जो समझता, जिसको पास जो कह रहे हैं फायर ब्रिगेड जल्दी बोल रहे, ठीक। एक्सीडेंट हो गया आपका,
एक्सीडेंट होते ही क्या करोगे? उसका सत्यनारायण का पाठ वो शुरू करोगे ना, हॉस्पिटल जाओगे, हॉस्पिटल जाओगे। एक्सीडेंट अचानक होता है, इलाज की जरूरत अचानक पड़ती है, और इलाज भी अचानक होता है, चाहे सर्जरी करनी चाहे कुछ भी करना तो अचानक होगा। और जो भी होना किया पांचा हो जाएगा, बीमारी खत्म। रॉड लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ड्रिप चढ़ा दी, जो भी करना था कर दिया, और आपको 2-4 दिन बाद आपकी जेब ढीली करके आपको छुट्टी। कोई बात नहीं, बीमारी अचानक नहीं होती, तो इसका मतलब बीमारी का इलाज भी अचानक नहीं। जो चीज अचानक होगी उसका इलाज अचानक करवाना है, जो चीज धीरे धीरे हुई है उसके लिए विचार करना है बैठ के आराम से। अच्छा, मान लो एक छोटा सा उदाहरण बताऊं कि मान लो ये दीदी को कैंसर हुआ, ठीक है, कैंसर का पता चला आपको 6 तारीख को, मान लो डॉक्टर ने कहा भाई आपका तो साल भर से था ऐसा कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि वहां था, ये हो रहा था, वहां ये हो रहा था, ब्लडिंग हो रही थी वहां हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी वहां नहीं आ रही थी, भूख कम लग रही थी। अरे यार 1 साल में और उस दिन पता चला, उसमें इतनी देर में घबरा जाने में क्या फर्क पड़ जाएगा? आप तो 1 साल से उस चीज को फिंगर ऑन कर रहे थे ना, वो तो अपने आप ही निकल रहा था ना समय तो फिर इसमें अचानक वाला तो कोई मैटर ही नहीं। अब क्या करना है, जो सिस्टम समझाता हूं। पता चल गया कैंसर हो गया, मैं आज सभी लोगों को कह रहा हूं, अगर खून की जांच से पता चल जाए कि आपको कैंसर है, पेट स्कैन से पता चल जाए, सीटी स्कैन से पता चल जाए, एमआरआई से पता चल जाए, या मेमोग्राफी से पता चल जाए, तो कभी भी भूल के बायोप्सी मत करवाओ। बायोप्सी कैंसर का एक तरह का छोटा ऑपरेशन है, मतलब कैंसर को छेड़ना है उसको। आपको जो भी बायोप्सी होगी वो बायोप्सी आपको एटलीस्ट नुकसान देगी। पता लगाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि भाई इस आदमी को कैंसर है, और बायोप्सी का कोई मीनिंग नहीं है। मेरे को बहुत कहते थे तुम मर जाएगी, नहीं मेरे बच्चे छोटे छोटे की क्या लगेंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं नई जिंदगी तो पाई, मेरी जिंदगी सही हुई, सब कुछ पाया, मेरा आदमी ने मेरी कदर करी, माँ बाप ने कदर करी, सब ने करी, पैसा लग जाओ जिंदगी सही हो गई। मैं तो बहुत गरीब हूँ, खुद ही गरीब हूँ, पैसा लगा के मेरे को खड़ी कर दे। मेरा आदमी बहुत अच्छा है, मेरा माँ बाप भी बहुत अच्छे है। आज जिंदगी दुआ से इससे मेरी आंखें सही हुई है, मेरा दिमाग भी सही हो गया। तेज बहुत बोलती हूँ माँ, मैं जुबान पे बहुत करती हूँ, काम भी बहुत करती हूँ। देख ले अब मेरे पास इतनी ताकत हो गई है, मैंने इतना सेहत पे मेरे से भी ऊंचा सेहत पी दिया मैंने। कितने टाइम दवाई ली बेटा आपने नवग्रह आश्रम की? मैंने 22 महीना ली। अच्छा, क्या बीच में जांच नहीं करवा पाए या क्या? जांच कराई मैंने 2 बार, एक बार तो मैंने सिंगल ली है, 3 चम्मच लेती थी, पर डबल करी ना मेरी पूरी खत्म हो गई है, मेरा कायम में सुकून हो गया। अच्छा अच्छा, मैंने पेशाब पिया 9 महीना तक, गाय का घी भी खाए, छाछ भी पिए, सब कुछ करे, मैंने ताकत आ गई, मैंने बड़ी से बड़ी चीज उठा ली। वाह भाई। अच्छा एक बात और बता बेटा, मेरे को बहुत खिलाता है, मैं सबसे ज्यादा दुआ से आखिर न सब फर्क पड़े है मेरा, सबसे ज्यादा खून भी इतना आता है, 9 पॉइंट से ज्यादा आता है मेरे से, हीमोग्लोबिन भी मतलब इसका बहुत अच्छा है। एक बात और बता बेटा, आपका नाम क्या है? शायरा बानो। शायरा बानो, नाम भी बड़ा जोरदार है यार, बहुत मशहूर एक्ट्रेनी थी आपके नाम की, शायरा बानो। ठीक है, बहुत मेहनत करी है, दुआ में मेहनत भी। अच्छा, आपको यहाँ का पता किसने बताया? पता बताए कोई इन्हें की जांगड़ में जांचनी थी। अच्छा, ठीक हो 9 महीना में। जी, कहाँ के थे? बोमजी चौधरी। अरे बोमाराम जी चौधरी। भी नहीं बताया भाई, भी नहीं बताया, नहीं दे देता है। बहुत अच्छा। हाँ तो तू उसको हमेशा मानना बेटा। कोई माने काल किया है क्या, आप जाओ। हाँ, मैंने बस खुद कह रहा हूँ, अल्लाह मर के सब मुझे दुआई लो, सबका ठीक होगा यार। अच्छा, परहेज रखना ज्यादा मुश्किल है क्या? सबसे ज्यादा परहेज है, दुआ इसका नाम परहेज। नहीं मुश्किल है क्या वो? नहीं मुश्किल नहीं है, सुनना ध्यान से, क्या कह रही है? सही होगी है मेरी तो। मैंने पूरी सब छोड़ दी थी, मेरी पूरी से तो हुई थी सबसे ज्यादा बीमारी। अच्छा। 17 घंटा ब्यास हुई थी इस चीज से। कितने घंटे थी तेरा दिमाग? 17 घंटा ब्यास हुई। नहीं, तेरे घंटे कहाँ थी? फिर तो एक 60 एमबी की हुई, 40 एमबी की होगी, ये दुआ से कटी मेरी। मित्रों, मैं आज रतन जोत के बारे में आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ। रतन जोत के औषधि उपयोग और इसकी वैज्ञानिक जानकारी। रतन जोत की जो मुख्य पहचान है वो, इसको तोड़ने के बाद आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ पे बिल्कुल एक पारदर्शी पानी की तरह ये इसमें से
मतलब निकलता है, ये बिल्कुल पारदर्शी आप देख पा रहे हैं। इससे कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो आपको बाजार में कई सारी कंपनियां जो बहुत महंगे महंगे दामों पे बेचती है, वो इसके तने का रस होता है, इसके पत्तों का रस होता है। इस तरीके से पत्ते जब आप तोड़ते हैं, ये देखिए ये पत्ता मैंने यहाँ से तोड़ा और इसकी जगह ये आप और देख सकते हैं, ये मैंने पत्ता तोड़ा और ये इसमें से ये रस निकल आया। ये तो ये रस इस तरीके से, ये जो रस है ये शरीर के घावों को भरने में और आपके जो शरीर में जो पुरानी कोशिकाएं हैं उनको, जो सूखी हुई कोशिकाएं हैं या जो मृत कोशिकाएं हैं, उनको शरीर से अलग करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। रतनजोत घाव भरने में इसके पत्तों का चटनी बना के अगर आप घाव के स्थान पर लगाते हैं तो आपका घाव बहुत जल्दी भरता है, पहला उपयोग। दूसरा, आपको जितने प्रकार के चर्म रोग हैं उन सभी चर्म रोगों में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, ये जो रस जो मैंने बताया, आपके शरीर पे आंखों के नीचे काले काले मतलब निशान बन जाना या शरीर में किसी भी जगह दाद हो जाना, खाज खुजली हो जाना, उन सभी में भी ये रतनजोत के पत्तों का जो कहा जाए चटनी है, वो चटनी मतलब बहुत ज्यादा असरकारक होती है। एक इसका बहुत एक विशेष उपयोग है, रतनजोत के जो बीज आते हैं वो रेचन का काम करते हैं। ये अभी खिचड़ियां आ रही है इस पे, अब ये इसमें बीज आने शुरू हो जाएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये अभी खिचड़ियां इसमें आने शुरू हो गई है और इसमें जो बीज आएंगे तो ये जो आपको एनिमा जो के लिए जो कैस्टर ऑयल जिसे कहते हैं, ये रतनजोत कैस्टर फैमिली का पौधा है और सबसे बेस्ट, अगर कोई सबसे उत्तम किस्म का अगर कोई रेचन का कोई तेल अगर है तो वो रतनजोत का जो तेल है। इससे कई लोग सामान्यतः अपनी बोलचाल की भाषा में कुछ लोग इसको जमाल घोटा भी कहते हैं, जबकि जमाल घोटा बिल्कुल अपने आप में एक अलग पौधा होता है, परंतु वो होता है इसी के परिवार का है। उसके पत्ते थोड़े काले होते हैं। तो मित्रों, आप इसके कई उपयोग है। इसका जो तेल है वो एक चम्मच जो तेल है वो 100 ml दूध में डाल के उसको अच्छा सा कोट फेंट के अगर आदमी पी लेता है तो सुबह उसको मोशन बिल्कुल आराम के साथ में मोशन हो जाता है, यानी कि उसको किसी प्रकार का कब्ज नहीं रहता है। तो कई रोगों में, चर्म रोग में, गांठ और घाव में और कब्ज में, कई रोगों में उपयोगी औषधि पौधा रतनजोत आप भी लगाने की। इसका डंडी, ये जो डंडी मेरे हाथ में, अगर इसे आप बरसात के मौसम में जमीन में गाड़ देते हैं तो इसमें नई फुटान आ जाती है, नया पौधा चल जाता है। यानी कि यह बीजों के द्वारा भी इसका विस्तार होता है और इसकी टहनी के द्वारा भी इसका विस्तार होता है। तो मित्रों, जब भी श्री नवग्रह आश्रम आए तो इस प्रकार के उपयोगी औषधि पौधों से मिले, इनसे मित्रता बढ़ाएं और अपने खेत पे, खलियान में, फार्म हाउस पे, बंगले पे औषधि पौधे लगाने का प्रयास करें। यही आगे आने वाले भारत का भविष्य है। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्यवाद।